Hello champions, welcome to your own YouTube channel that is Wings Academy Learn and Fly High. रौनक राव दिस साइड और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी हिस्ट्री की थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1। ओवरऑल काउंट करें तो इट्स योर चैप्टर नंबर 9 बिकॉज तीनों बुक में चार चार चैप्टर हैं। सो थर्ड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर काउंट होता है दैट इज कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। विद द हेल्प ऑफ आवर शॉर्ट नोट्स हम क्विकली पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। As I always say that you will easily find these notes in our Telegram channel, just search करना Wings Academy Learn and Fly High, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। क्विकली स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद द हेडिंग कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ओके, जस्ट a minute, sorry for the disturbance, right, all set, okay. सो कोलोनियलिज्म, एज वी ऑल नो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को काफी टाइम तक रूल करा और बाकी सारी कंट्रीज को भी रूल करा। सो जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्रीज को रूल करती है, व्हेन अ पावरफुल कंट्री मेक वीक कंट्रीज एज इट्स कॉलोनीज, इट इज नोन एज कोलोनियलिज्म, राइट? सो इंडिया में भी कोलोनियलिज्म था। एंड कंट्री साइड का मीनिंग होता है विलेज एरिया और द आउटस्कर्ट्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कोलोनियलिज्म दैट इज ब्रिटिश रूल की वजह से हमारा जो कंट्री साइड एरिया था, जो विलेज एरिया था, उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ा, राइट? जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है कि मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी और जैसे किंग्स टैक्स लिया करते थे वैसे ही ब्रिटिशर्स भी टैक्स लिया करते थे। सो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाउ कॉलोनियल रूल इंपैक्टेड द कंट्री साइड। आई टोल्ड यू कैसे कॉलोनियल रूल ने कंट्री साइड को इंपैक्ट करा। Okay, let's choose our favorite marker, that is green. Okay, okay, so we'll discuss that how countryside was impacted because of the colonial rule, that is rule of Britishers. So इस चैप्टर में जो हम एरियाज कवर करेंगे वो इंडिविजुअल आपकी हेडिंग्स है। जमींदार्स ऑफ बंगाल, बंगाल में जमींदार्स की क्या कंडीशन थी। देन राजमहल हिल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट डे झारखंड में है, लेकिन उस टाइम पे बिहार और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे मोस्टली बिहार में होती थी। देन पहाड़ियाज कौन थे, संथल्स कौन थे। डेक्कन इंडिया, जो साउथ इंडिया मेनली प्लेचू वाला रीजन है हमारा, वहां पे क्या सिचुएशन थी। देन ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी की रिवेन्यू पॉलिसी। रिवेन्यू पॉलिसी मींस टैक्स पॉलिसी क्या थी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट हेडिंग दैट इज बंगाल एंड द जमींदार्स। ओके, सो हमें सबको पता है दैट इज ईआईसी शॉर्ट फॉर्म है ईस्ट इंडिया कंपनी की, याद रखेंगे। ईआईसी स्टैंड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आते हैं और सबसे पहले जो वो अपनी कंपनी सेटअप करते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में सेटअप करते हैं, कोलकाता में सेटअप करते हैं, राइट? सो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप होती है और वो पीजेंट से, जो फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर करने वाले लोग होते हैं, उनसे रिवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पीजेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग रिवेन्यू स्लैश टैक्स फ्रॉम द peasants, and then finally after some time ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिलने के बाद, दैट इज टैक्स राइट्स मिलने के बाद, वो इंट्रोड्यूस कर देती है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट मींस अब आपको एक जगह पे रहना है, घर बनाना है, वहीं पे एग्रीकल्चर करना है और ब्रिटिशर्स को टैक्स देना है। लाइक आप एक जगह से दूसरी जगह रोम नहीं कर सकते। लाइक आप मूव नहीं कर सकते कि आज आप यहाँ पे रह रहे हैं, कल आप कहीं और जाके रहने लग गए। नो, सो दे इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिविजुअल का नेम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये महान शख्स वही है जिसके साथ हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करा इन द ईयर 1973। दैट नाउ यू हैव टू सेटल एट वन प्लेस। और इन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे, तो रेगुलरली ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं मिल पाता था। सो टू कलेक्ट टैक्स, टू कलेक्ट रेवेन्यू रेगुलरली, दे इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। इंडियंस के फायदे के लिए नहीं किया था उन्होंने, ये भी अपने फायदे के लिए ही किया था। दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और किसने इंट्रोड्यूस करा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाउ फर्स्ट हेडिंग आती है दैट इज ऑक्शन इन बर्दवान। बर्दवान एक प्लेस का नाम है, वहां पे ऑक्शन, ऑक्शन माने किसी चीज को परचेज करना, बोली लगाना किसी चीज की ओपन मार्केट में। ओके, सो एक बार हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर आता था क्राउन या फिर ब्रिटेन की पार्लियामेंट या ब्रिटेन,
से गवर्नमेंट जो रन करती थी। ब्रिटेन के नीचे परमिशन इंडिया में ट्रेड करने की और सारे काम करने की परमिशन मिली हुई थी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड रिवेन्यू कलेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे उनके रिवेन्यू कलेक्टर्स आते थे। देन रिवेन्यू कलेक्टर्स अपॉइंटेड जमींदार, जो राजा किंग होते थे जिनको हम तालुकदार बोलते थे, उनका नेम चेंज करके, उनकी पावर, उनका डेजिग्नेशन राजा या किंग या तालुकदार से चेंज करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको जमींदार बना दिया था। और एक जमींदार के अंडर काफी सारे विलेजेस आते थे। ओके, और जमींदार के नीचे सबसे लास्ट में आते थे हमारे पीजेंट्स या फिर फार्मर्स। ओके, सो हमने डिस्कस किया अभी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था ताकि वो पीजेंट से रेगुलरली टैक्स कलेक्ट कर सके। ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट सो दैट दे कैन रेगुलरली कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स। सो इस हायरार्की में टैक्स कलेक्ट होता था, राइट। पीजेंट्स टैक्स पे करते थे जमींदार को, जमींदार उसको कलेक्ट करके पूरा टैक्स पे करता था रिवेन्यू कलेक्टर को, और रिवेन्यू कलेक्टर उस टैक्स को पे करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें से कुछ अमाउंट भेज देती थी ब्रिटेन क्राउन के पास पार्लियामेंट में विद द रिकॉर्ड कि हमने इतना टैक्स कलेक्ट किया। सो दिस वाज द हायरार्की जो ब्रिटिशर्स ने मेंटेन करने की कोशिश की। बट अगर पीजेंट ही जमींदार को टैक्स पे करने में फेल हो जाए तो जमींदार आगे टैक्स कैसे पे कर पाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन था, और हुआ भी यही। ईस्ट इंडिया कंपनी एक रूल लेकर आती है कि अगर जमींदार, जो टैक्स कलेक्ट करने की ड्यूटी जिनकी है पीजेंट से, जो कि एक इंडियन है, अगर वो टाइम पर टैक्स पे नहीं कर पाएगा तो जमींदार की लैंड सीधी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी। ओके, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर जमींदार टैक्स पे नहीं कर पाता है तो जमींदार के पास जितनी भी लैंड है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका महल है, उसका घर है, वो सारी प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी उस प्रॉपर्टी का क्या कर देगी? ऑक्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी उस प्रॉपर्टी का क्या कर देगी? ऑक्शन। ऑक्शन मींस उसको बेच देगी, और उसके बेच के जो पैसा आएगा उसे वो टैक्स की तरह यूज करेगी। ओके, सो हुआ भी सोसाइटी में यही कि पीजेंट टैक्स पे नहीं कर पाते थे जमींदार को, तो इस वजह से जमींदार की लैंड क्या कर दी जाती थी? ऑक्शन कर दी जाती थी, बोली लगा दी जाती थी। नाउ इसके हम टैक्टिक्स पढ़ेंगे कि क्यों पीजेंट पे नहीं कर पाते थे। ओके, सो इस हायरार्की को, स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, और टेलीग्राम पे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक गिवन है, क्लिक करना, ग्रुप को ज्वाइन करना, एंड देयर यू विल फाइंड द नोट्स, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया, मान लो आपको आधा चैप्टर ऑलरेडी समझ आ चुका है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाई पीजेंट्स डिफॉल्टेड ऑन पेइंग टैक्स, कि क्यों पीजेंट रेगुलरली टैक्स पे नहीं कर पाते थे। याद रखना, पीजेंट को ही रियोट्स बोला जाता था, RYOTS। ओके, राइट्स अलग होते हैं, RIOTS मींस लड़ाई दंगा कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन ये अलग है, इट्स रियोट्स, RYOTS। ओके, सो वाई पीजेंट्स डिफॉल्टेड, पीजेंट क्यों नहीं जमींदार को टैक्स पे करके पाते थे? उनके कुछ रीजंस है। हाई टैक्स, बहुत हाई टैक्स ब्रिटिशर्स ने लगाया हुआ था। देन लेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अगर एग्रीकल्चर हमारा प्रोडक्शन, हमारे गेहूं, आटा, चावल सब कम ही प्रोड्यूस होगा तो हम टैक्स कैसे पे कर पाएंगे? सो लेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। देन फेमाइंस एंड एपिडेमिक्स, कभी कभी फेमाइंस, एपिडेमिक्स आ जाती थी, महामारी आ जाती थी, जिस वजह से पूरी इकोनॉमी खराब हो जाती थी। देन लैक ऑफ मॉनसून, उस टाइम पे एग्रीकल्चरल सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी पूरी मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट थी, और अगर मॉनसून यानी बारिश ही अच्छी नहीं होती थी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम हो जाता था, और इस वजह से भी वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे। देन इकोनॉमिक क्राइसिस, कभी कभी सोसाइटी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते थे कि कंडीशन इतनी अच्छी होती नहीं थी कि वो कुछ प्रॉफिट अर्न करके टैक्स पे कर पाए। सो इकोनॉमिक क्राइसिस वर देयर। देन समटाइम्स देयर वर हैवी रेन एंड समटाइम देयर वाज ड्रॉट, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती थी और कभी कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता था, जिस वजह से क्रॉप खराब हो जाता था और वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे। और कभी कभी पीजेंट जानबूझकर भी विलिंगली टू ट्रबल द जमींदार, जमींदार के लिए परेशानी बढ़ाने के लिए कि जमींदार की लैंड अच्छा है चली जाएगी, जमींदार गरीब हो जाएगा, ठीक है। सो जमींदार को ट्रबल करने के लिए भी कभी कभी वो पे नहीं कर पाते थे। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, दैट व्हाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन द पेइंग, that why these peasants, not zamindar, why peasants defaulted on paying tax to the zamindar। और ये भी पूछ सकता है कि जमींदार क्यों डिफॉल्ट कर जाता था। ठीक है, देखो इस पार्ट में दो है,
एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीजेंट जमींदार को क्यों टैक्स नहीं पे कर पाता था, एंड सेकंड थिंग इज व्हाई जमींदार्स डिफॉल्टेड इन पेइंग टैक्स। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, लेकिन ऑप्शंस जो हमारे आंसर में की पॉइंट्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, सो यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ द नेक्स्ट इज अ सनसेट लॉ। सनसेट लॉ को हम ऐसे याद रखेंगे दैट सनसेट होता है, सो ब्रिटिशर्स फिक्स्ड अ डेट फॉर जमींदार टू पे और कलेक्ट टैक्स। ब्रिटिशर्स ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेट फिक्स कर दी थी जमींदार के लिए दैट ऑन दिस डे एंड बाय द सनसेट, की इस डेट की, इस मंथ की इस डेट को बाय द सनसेट, सनसेट होने से पहले आपको जितना भी टैक्स कलेक्ट करोगे वो हमें आकर दे देना है। अगर आप नहीं दे पाओगे सो योर लैंड विल बी ऑक्शन्ड, जो आपकी लैंड है उसकी क्या कर दी जाएगी, ऑक्शन कर दी जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाएगी, कब्जे में ले ली जाएगी। सो दिस वाज द सनसेट लॉ, दैट इज फिक्स्ड टाइम, that is sunset on the fixed date for zamindars to pay and collect the, sorry, to collect and pay the, इनको रिवर्स कर लेना बच्चों, that is collect and pay the tax to the revenue collector। ओके, इससे हमें देखने को मिला कि जो पहले जमींदार बहुत पावरफुल होते थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत कम पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास अब ना उनके पर्सनल ट्रूप्स रहे हैं, पर्सनल आर्मी रही है, और ना उनके पर्सनल कोर्ट्स रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने जमींदार से उनके पर्सनल ट्रूप्स, जो वो कुछ लोग रखते थे लाठी रख के, जो उनके लिए फोर्स का काम करते थे, उनको भी हटा दिया है, और जो पर्सनल कोर्ट, उनकी कचेरीज होती थी, उनको भी रिमूव कर दिया है। ओके, और जमींदार भी कभी कभी नहीं, बहुत बार टैक्स को टाइम पे करने में फेल हो जाते थे, जिस वजह से उनकी लैंड हो जाती थी ऑक्शन, उनकी लैंड की लगा दी जाती थी बोली मार्केट में। ओके, सो दिस वाज द कंडीशन। नाउ जमींदार ने अपनी लैंड को बचाए रखने के लिए एक ट्रिक, एक नहीं काफी ट्रिक्स वो अपनाते थे। सो जमींदार ट्रिक्ड दिस सिस्टम, उन्होंने ब्रिटिशर्स के इस सिस्टम को ट्रिक करना सीख लिया था। कैसे? सेंड देयर ओन मैन इन द ऑक्शन, जहां पे बोली लगनी होती थी उनकी लैंड की, वहां पे अपने ही लोगों को भेज देते थे। सो इनडायरेक्टली जमींदार की ही लैंड है और कोई वापस उसको, जमींदार का ही आदमी उसको वापस खरीद कर ले आ रहा है। सो दे सेंट देयर ओन मैन इन द ऑक्शंस। देन लिमिट द प्राइस, उनके खुद के आदमी जाते थे तो ज्यादा बोली लगाते ही नहीं थे, वो बहुत कम प्राइस में लैंड को वापस खरीद कर ले आते थे। सो दिस वाज द लिमिट द प्राइस। देन अगर बाहर से कोई अगर उस ऑक्शन में आता था बोली लगाने, थर्ड पॉइंट, कि बाहर से अगर कोई ऑक्शन में आता था तो उसको फोर्सफुली भगा दिया जाता था, बिकॉज जमींदार वहां का लोकल आदमी था। सो दे फोर्स आउटसाइडर बिडर्स टू रन अवे, बिडर होता है बेटा जो बोली लगाता है। सो जमींदार फोर्स्ड आउटसाइड बिडर्स टू रन अवे, उनको भगा देता था। एंड देन ट्रांसफर लैंड ऑन द नेम ऑफ वाइफ और मदर, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल बनाया हुआ था कि वाइफ और मदर के नेम पे जो प्रॉपर्टी होगी उसे नहीं लिया जाएगा। सो जमींदार क्या करते थे, पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ या अपनी मदर के नेम ट्रांसफर कर दिया करते थे, सो दैट उनकी लैंड बची रहे। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, इज बेनामी परचेज, दैट इज ऑन नेम ऑफ अदर्स। कभी कभी जमींदार ही लैंड परचेज करता था बट ऑन द नेम ऑफ अदर्स। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट हाउ जमींदार ट्रिक्ड द ऑक्शन सिस्टम, कैसे जमींदार ने ऑक्शन सिस्टम को ही ट्रिक कर दिया था, ब्रिटिशर्स को ही ट्रिक कर दिया था। और ट्रिक करने में, दूसरों को बुद्धू बनाने में हमारे इंडियंस माहिर हमेशा से ही हैं, और वो तो फिर भी जमींदार थे। ओके, सो ऐसे पागल बनाते थे जमींदार ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी लैंड को बचाने के लिए। सो इन पॉइंट्स को याद कर लेना है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जमींदार पावर वॉज डिक्लाइनिंग, हमने ऊपर डिस्कस करा, मिलिट्री ना होने की वजह से, कोर्ट कचेरी का फंक्शन ना होने की वजह से जमींदार की पावर डिक्लाइन हो रही थी। लेकिन उसी टाइम पे कुछ लोग थे जिनकी पावर बढ़ रही थी, और उनको बोला जाता था जोतेदार। दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन इंडिविजुअल्स की पावर इमेंसली इंक्रीज हो रही थी उनको बोला जाता था जोतेदार। जोतेदार कौन होते थे? जो रिच पीजेंट होते थे गांव में, जो अमीर फार्मर्स होते थे, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, उनकी लैंड में बाकी लोग काम करते थे। सो दोज वर नोन एज जोतेदार्स। सो जोतेदार्स की पावर बढ़ती जा रही थी, और जोतेदार्स विलेज हेडमैन भी होते थे कभी कभी, और मनी लैंडर का काम भी करते थे। सो जोतेदार्स की पावर इंक्रीज होती जा रही थी, और जोतेदार्स को बाकी नेम्स में भी जाना जाता था, जैसे होलदार्स, घंटीदार्स एंड मंडल्स। दीज आर द अनदर नेम फॉर जोतेदार। और आपको याद हो तो हमने मुगल एग्रेरियन सोसाइटी में पढ़ा था, मंडल या हेडमैन एक ही बात है। ओके, सो जोतेदार्स वर नोन एज होलदार्स, घंटीदार्स और मंडल्स। और वो कौन थे? रिच पीजेंट्स। गांव के जो रिच पीजेंट्स होते थे, दोज पीपल वर नोन एज जोतेदार्स। और मोस्टली जोतेदार्स अगेंस्ट होते थे जमींदार्स के। स्पेलिंग को सही कर लेना थोड़ा सा, दैट
जोतेदार वर अगेंस्ट द जमींदार, वो चाहते थे कि जमींदार की पावर कम हो जाए ताकि वो पावर में आ जाए, और इसीलिए वो पीजेंट को इन्फ्लुएंस भी करते थे और ट्रेड को, जो ट्रेड होता था उसको भी कंट्रोल करते थे, बिकॉज दे वर वेरी रिच। आज भी आप देखोगे सो ट्रेड वही मैनेज करते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। सो रिच पीजेंट से, सो दे यूज टू इन्फ्लुएंस पीजेंट, पीजेंट को बोला करते थे कि आप टैक्स पे मत करो जमींदार को, ताकि जमींदार की लैंड ऑक्शन हो जाए, एंड ऑन द अदर हैंड दे यूज टू कंट्रोल द ट्रेड। ओके, सो दिस वाज द सिचुएशन। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ रिपोर्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलरली अपने काम की रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, सो उस सीक्वेंस में जो फिफ्थ रिपोर्ट पब्लिश होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो रिपोर्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ईयर 1813। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक रिपोर्ट भेजती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसमें क्या क्या टॉपिक्स मेंशन होते हैं, उसमें रिवेन्यू, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रिवेन्यू कलेक्ट कर रही है, देन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कंट्री को रन कर रही है, और इंडिया में कैसे ट्रेड किया जा रहा है, ऑल दीज थिंग्स वर मेंशन्ड इन द फिफ्थ रिपोर्ट। ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट रिवेन्यू डिफॉल्ट्स, और उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि कितने रिवेन्यू डिफॉल्टर्स है, कितने पीजेंट है जिन्होंने टाइम पे रिवेन्यू पे नहीं किया, और वो पिटीशंस की फॉर्म में था। वो इतनी ज्यादा पिटीशंस थी कि इतने ज्यादा लोग फेल हो रहे थे टैक्स पे करने में जमींदार, कि 1002 पेजेस में से आउट ऑफ 1002 पेजेस 800 पेजेस वर ऑफ पेटिशंस। 800 पेजेस में सिर्फ पेटिशंस ही मेंशन थी। दिस लेड टू डिबेट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड। इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट स्टार्ट हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हमने इतनी ज्यादा पावर दी हुई है ट्रेड करने के लिए, कि वहां पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, बाकी कोई और बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते, इसको हटा देना चाहिए, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफ नो यूज, की ईस्ट इंडिया कंपनी अब अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। इंक्वायरी डिमांडेड ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट एक इंक्वायरी भी सेटअप करती है ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को जानने के लिए। ओके, सो फिफ्थ रिपोर्ट टेल्स अस अबाउट मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। माल एडमिनिस्ट्रेशन मींस जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छे से नहीं कर पाते, उसमें गड़बड़ करते हैं आप ऑफिशियल काम में, सो उसको माल एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। सो फिफ्थ रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द माल एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज परफॉर्म्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, 4 मार्कर में क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, दैट व्हाट वाज द फिफ्थ रिपोर्ट, और वो किस किस क्राइटेरियाज को मेंशन करती है। मूविंग अहेड, नाउ अनदर टॉपिक इज हो एंड द प्लो। तो चलो इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक एरिया था दैट इज राजमहल हिल्स। हिल एरिया था तो हम समझ सकते हैं कि पूरे एरिया में क्या होंगे, फॉरेस्ट होंगे। राजमहल हिल्स प्रेजेंट डे में झारखंड एरिया में है, लेकिन उस टाइम पे वो बिहार टेरिटरी में लाई करती थी। ओके, सो राजमहल हिल्स के जो नेटिव लोग थे, वहीं के रहने वाले लोग थे, जो राजमहल हिल्स के बाहर बाहर वाली आउटस्कर्ट एरिया पे रहते थे, वो पहाड़ियाज थे। और पहाड़ियाज वर द हंटर गैदरर्स। पहाड़ियाज का क्या काम था, पहाड़ियाज वर द हंटर गैदरर्स। थोड़ा सा छोटा करके समझे तो आप ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। सी, जो पहाड़ियाज पहले रहते थे, जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, पहाड़ियाज वर द हंटर गैदरर्स, और वो थोड़ी बहुत शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी किया करते थे। और जिस टूल का वो यूज किया करते थे फॉर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन हंटिंग गैदरिंग, इट वाज अ हो। ठीक है, हो एक बेसिक टूल होता है जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, नॉमिनल एग्रीकल्चर में। सो पहाड़ियाज पहले वहाँ पे आराम से रह रहे थे, हो यूज कर रहे थे। बाद में ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ जाती है लैंड की। सो ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि जो राजमहल हिल्स वाला एरिया है उसको क्लियर कर देते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ काट के, क्योंकि एक तो उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए था, फॉरेस्ट से जितने भी रिसोर्सेज आ रहे थे, वुड आ रही थी, रिसोर्सेज आ रहे थे, वो उनको चाहिए था, और उनको ये लैंड भी चाहिए थी। सो इसीलिए ब्रिटिशर्स बोलते हैं पहाड़ियाज को दैट आप इस लैंड को कन्वर्ट कर दो इनटू अ परमानेंट सेटल्ड लैंड, कि परमानेंटली आप सेटल हो जाओ और हमें रेगुलरली टैक्स पे करो। बट पहाड़ियाज इस बात से खुश नहीं थे, बिकॉज जैसे आज के टाइम में हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, ऐसे ही पहाड़ियाज हुआ करते थे। उनका पूरा लाइफस्टाइल डिपेंडेंट था ओनली ऑन द फॉरेस्ट एरिया, और वो फॉरेस्ट को वर्शिप किया करते थे, ट्रीज को वर्शिप किया करते थे। सो उनके लिए फॉरेस्ट क्लियर करना एक सिन था, एक पाप के बराबर था। सो इस चीज को वो नहीं मानते, और इसीलिए वो इस बात पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। कि पहाड़ियाज किसके अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनसे उनकी लैंड और फॉरेस्ट मांग रहे थे, लेकिन पहाड़ियाज वर नॉट हैप्पी, वो उनको वो देना नहीं चाहते थे। ठीक है, काफी टाइम तक ये रिवोल्ट चलता है बिटवीन पहाड़ियाज एंड द ब्रिटिशर्स, लेकिन लास्ट में ब्रिटिशर्स को समझ आता है कि ऐसे पहाड़ियाज को यहाँ से नहीं हटा सकते, इसीलिए
ब्रिटिशर्स वहां पे एक अलग ट्राइबल कम्युनिटी को सेटअप करते हैं, कुछ और लोगों को बाहर से बुलाकर लाते हैं, कुछ और ट्राइब्स को, जिनको बोला जाता है संथल्स। ओके, पहाड़ियाज को हटाने के लिए ब्रिटिशर्स किनको लेकर आए? संथल ट्राइब को लेकर आए, और संथल ट्राइब आज भी एग्जिस्टेंस में है। ब्रिटिशर संथल ट्राइब को बोलते हैं कि आप पहाड़ियाज के ऊपर अटैक करो और इन पहाड़ियाज को यहाँ से हटा दो, और होता भी यही है। संथल्स रेगुलरली पहाड़ियाज के ऊपर अटैक करते हैं और पहाड़ियाज को फोर्स करते हैं कि वो बाहर वाला एरिया छोड़कर, जहां पर पहाड़ियाज रह रहे थे, आउटस्कर्ट वाला एरिया छोड़कर राजमहल हिल्स का, कहां पर चले जाए? अंदर चले जाए, और फोर्सफुली जो पहाड़ियाज होते हैं उनको अंदर जाना पड़ता है। और अंदर जाने के बाद पहाड़ियाज बहुत छोटे से एरिया में रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो कि ना ज्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज्यादा रोकी होता है, वहां पे ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाते। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि पहाड़ियाज की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है और वो कम हो जाते हैं। सो जिस जगह पर पहले पहाड़ियाज रह रहे थे, अब वहां पर आकर कौन सेटल हो गया है? अब वहां पर आकर संथल्स सेट हो गए हैं। ओके, सो संथल्स यहाँ पर आकर अब सेट हो गए हैं इन प्लेस ऑफ पहाड़ियाज। सो अब यहाँ पे संथल्स ने रहना स्टार्ट कर दिया। संथल्स प्लो का यूज करते थे, जैसे हमने देखा पहाड़ियाज हो का यूज करते थे, वैसे ही संथल्स एग्रीकल्चर करते थे परमानेंटली सेटल होके, और वो प्लो का यूज करते थे, और वो वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमें सब पता है कि ये तो ब्रिटिशर्स का टैक्टिक्स था, वो सिर्फ क्या चाहते थे? वो पहाड़ियाज को हटाना चाहते थे, और जैसे ही पहाड़ियाज वहां से हटते हैं और संथल वहां पे रहने लगते हैं, ब्रिटिशर्स संथल्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, उनकी लैंड के ऊपर, उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर पूरा टैक्स लगाते हैं। जितना भी एरिया अब संथल्स ने यहाँ पे आके जितना भी एरिया ये क्लियर किया है और यहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया है, उस पूरे एरिया के ऊपर, उस लैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स आकर संथल्स के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। ओके, ब्रिटिशर्स ने जो लैंड क्लियर करी थी जहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, संथल्स अपनी उस लैंड को दामिन ए कोह नाम से बोला करते थे। रिमेंबर दिस टर्म, दामिन ए को, दामिन ए DAMIN, दामिन ए को, दामिन ए को। ओके, INKOH जो आपकी बुक में गिवन है, और वो उसको काफी मानते थे अपनी लैंड को। बट अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? वो संथल्स को वहां से हटा रहे हैं, परमानेंट टैक्स लगाकर उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है, और अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाते तो उनकी लैंड को उनसे ले लिया जाता था। इस वजह से अब संथल्स को भी गुस्सा आ जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ट्रिक किया है, और इस वजह से अब रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है किनके बीच में? संथल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। सो पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ब्रिटिशर्स और पहाड़ियाज का, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है पहाड़ियाज और संथल्स का, और अब संथल्स वहां पर आ गए तो अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड संथल्स। तो इससे हम समझ सकते हैं, ठीक है? अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप इससे इजिली कोरिलेट कर पाएंगे ये चीजें कैसे हुई। पहले ब्रिटिशर्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है पहाड़ियाज के साथ, वो अनसक्सेसफुल होते हैं, तो ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं संथल्स को जो प्लो का यूज करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है? तो अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। संथल्स बहुत टाइम से रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, और जैसे ही ब्रिटिशर्स उन्हें ऑफर करता है, क्योंकि वो भी ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइब ही है, सो वो खुश हो जाते हैं और उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है पहाड़ियाज के साथ। पहाड़ियाज को वो हरा के राजमहल हिल्स के सेंटर में भेज देते हैं और वहां पे खुद सेटल हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स अब उनके ऊपर टैक्स लगा रहा है, संथल्स के ऊपर टैक्स लगा रहा है, तो अब संथल्स और ब्रिटिशर्स की आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। सो इस स्टोरी को हम याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ। अब एक ट्रेवलर के बारे में आता है जो ये सारी स्टोरी डिपिक्ट करता है, उनका नाम था बुचानन। बुचानन एक ट्रेवलर थे जिन्होंने पहाड़ियाज के बारे में क्या लिखा, वो ट्रेवल करते रहते थे, तो पहाड़ियाज के एरिया में राजमहल हिल्स में भी उन्होंने विजिट करा, और उन्होंने लिखा पहाड़ियाज एज अनसिविलाइज्ड एंड अनफ्रेंडली। उन्होंने बताया कि पहाड़ियाज अनसिविलाइज्ड लोग हैं, उनको रहने सहने का तरीका नहीं पता, एंड दे आर अनफ्रेंडली, बाहर के लोगों से, आउटसाइडर से वो अनफ्रेंडली है। सो पहाड़ियाज सो आउटसाइडर्स एज एनिमीज, बाहर वाले लोगों को पहाड़ियाज एनिमीज की तरह देखते हैं। हेड ऑफ पहाड़ियाज, हर पहाड़ियाज के ग्रुप का एक हेड होता था जिनको चीफ बोला जाता था, और पहाड़ियाज अटैक्ड सेटल्ड एरियाज, और तब पहाड़ियाज के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। सो राजमहल हिल्स के पास, जो हमारी राजमहल हिल्स है, इनके पास जो विलेजेस बसे हुए थे, जो छोटे छोटे विलेजेस बसे हुए थे, पहाड़ियाज इनके ऊपर अटैक करते थे और यहाँ से लूट लेकर आ जाते थे। सो वो बताते थे पहाड़ियाज यूज्ड टू अटैक द एग्रीकल्चरल परमानेंटली सेटल्ड एरियाज फॉर द कमोडिटीज। इवन पहाड़ियाज के जो चीफ होते थे वो एग्रीमेंट भी साइन कर लेते थे कि वो जो ट्रेड हो रहा है, जो फॉरेस्ट में से ट्रेडर्स आ रहे जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बट बदले में उनको
कमोडिटीज चाहिए, सामान चाहिए। और उसी के साथ साथ बुचानन कोशिश करते हैं ये भी जानने के लिए कि पहाड़ियाज जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, सो इसको हम याद रखेंगे कि बुचानन ने क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करी अबाउट द पहाड़ियाज, कि उसने पहाड़ियाज के बारे में कैसा लिखा। लेकिन हम याद रखेंगे कि बुचानन वाज बेसिकली अ फॉरेनर, एक फॉरेनर ही थे, सो उसके टेक्स्ट के ऊपर हम कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो याद रखेंगे। सो ब्रिटिशर्स नॉट हैप्पी विद द पहाड़ियाज, ब्रिटिशर्स पहाड़ियाज से खुश नहीं थे, उनके साथ लड़ाई कर रहे थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी लॉन्च करते हैं जिसको बोला जाता है पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है बेटा किसी को खत्म कर देना। सो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी दैट इज पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, दैट इज किल पहाड़ियाज, डायरेक्टली पहाड़ियाज को मार दो। लेकिन कुछ टाइम बाद एक दूसरे लॉर्ड आते हैं और वो पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन लेकर आते हैं कि मारने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हम पैसिफिकेशन, बातों से एग्रीमेंट साइन करते हैं, बातों से डील करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस वर द टू पॉलिसीज, पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन एंड देन पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट द पहाड़ियाज। ठीक है, अब हमारे जो मेन टॉपिक हमने डिस्कस करा है दैट इज ये, हमें जो भी डिस्कस करा है ब्रिटिशर्स की लड़ाई पहाड़ियाज के साथ, संथल्स की लड़ाई पहाड़ियाज के साथ और ब्रिटिशर्स की लड़ाई संथल्स के साथ। और संथल्स अपनी लैंड को क्या मानते थे, दामिने को। सो इसकी टर्म को याद रखेंगे। और ये सारी लड़ाई किस चीज के ऊपर थी, ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज। ये सभी किस चीज के लिए ऊपर लड़ाई कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, पहाड़िया, संथल्स किसके ऊपर लड़ाई कर रहे थे, लैंड एंड रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट। और इसी वजह से जो मैंने लास्ट आपको बताया ब्रिटिशर्स और संथल्स का रिवोल्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है संथल रिवोल्ट इन 1855 एंड 1856। और उसके बाद संथल्स के लिए एक अलग एरिया बना दिया जाता है राजमहल हिल्स के वहीं पे जिसको बोला जाता है संथल परगना। ओके, ब्रिटिशर्स देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ब्रिटिशर्स के पास गन्स होती थी, ब्रिटिशर्स के पास क्या होती थी, गन्स होती थी, राइट। वेट, मैं इसको एक बार इरेज कर दूं ताकि अच्छे समझ आ जाए, क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिशर्स के पास गन होती थी तो वो इजीली डोमिनेट कर पाते थे, पहाड़ियाज हो यूज करते थे और संथल्स प्लो यूज करते थे। सो कभी कभी पूछता है कि क्यों लड़ाई हुई थी बिटवीन हो एंड प्लो। सो इनडायरेक्टली वो पूछना चाह रहा है हो एंड प्लो की लड़ाई मीन्स पहाड़ियाज और संथल्स की लड़ाई क्यों हुई थी और क्या क्या रीजन रहा था। ओके, नाउ अब न्यू एक बिल्कुल आई होप आपको बच्चों ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, राइट। सो इनको अच्छे से रिवाइज करना है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे चैप्टर में, दैट इज द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड। अभी तक हमने राजमहल हिल्स को देखा, उससे पहले बंगाल वाले थोड़े रीजन को हमने देखा, जमींदार की कंडीशन देखी। नाउ वी विल फोकस ऑन द बॉम्बे डेक्कन, बॉम्बे और उसके नीचे वाला जो प्लेचू वाला हमारा इंडिया का पोर्शन है पेनिनसुलर इंडिया जो है हमारा, उस रीजन पे हम फोकस करेंगे, राइट। सो रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट मनी लेंडर एंड ग्रेन डीलर्स। डेक्कन बॉम्बे में भी हम देखते हैं कि जो पीजेंट है वो रिवोल्ट कर देते हैं किसके अगेंस्ट, मनी लेंडर और ग्रेन लेंडर के अगेंस्ट, ग्रेन डीलर्स सॉरी, जो मनी लेंडर होते थे जो पीजेंट को पैसा देते थे लोन पे, और जो ग्रेन डीलर्स होते थे जो उनसे ग्रेन खरीद कर लेकर जाते थे और मार्केट में सेल करते थे, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है इन द ईयर 1875। और इस रिवोल्ट में पीजेंट इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो सभी भई खाताज, जो मनी लेंडर्स का भई खाता होता था, माने जो टैक्स रिकॉर्ड होता था, अकाउंट रिकॉर्ड होता था, उन सबको जला देते हैं, उनके घर को भी जला देते हैं और उनके ऑफिस को भी जला देते हैं, क्योंकि मनी लेंडर्स पीजेंट से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा था। सो इस टैक्स की वजह से इतना परेशान आ गए थे वो कि फाइनली उन्होंने अटैक करा और सभी भई खाताज, सारे भई खाताज जला दिए। ओके, वहीं पे हमें डेक्कन में, बॉम्बे डेक्कन में एक नया सिस्टम देखने को मिलता है, न्यू रिवेन्यू सिस्टम, जिसको बोला जाता है रियोटवारी सिस्टम। और ऊपर मैंने आपको बताया था रियोट किसको बोला जाता है, रियोट बोला जाता है पीजेंट को, राइट। सो रियोटवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। इट मींस अब जो मनी लेंडर्स के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम इन विच रिवेन्यू दैट इज टैक्स वाज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रियोट्स। अब वो डायरेक्टली टैक्स किससे कलेक्ट कर रहे हैं, पीजेंट से कलेक्ट कर रहे हैं। पहले हमने क्या देखा था ऊपर, अगर हम ध्यान दें तो पहले डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट नहीं होता था। पहले यहाँ पे ध्यान दो, शाबाश, अच्छे से सुनो, बस थोड़ी सी और बची है स्लाइड, आफ्टर दैट विल सम अप दिस चैप्टर। पहले रिवेन्यू कलेक्टर जमींदार से लेता था और जमींदार पीजेंट से लेता था, लेकिन अब डायरेक्टली रिवेन्यू कलेक्टर किससे टैक्स लेगा, पीजेंट से, दैट इज फ्रॉम द रियोट्स। और इस सिस्टम को बोला जाता है रियोटवारी सिस्टम। सो नो जमींदार एज इंटरमीडियरी, okay, so that was riotwari system when tax was directly collected from the peasant।
और लैंड को सर्वे करते थे पहले ब्रिटिशर्स। लैंड को सर्वे करने के बाद उसकी सोइल क्वालिटी पता करते थे और सोइल क्वालिटी के बेसिस पे रिवेन्यू वाज फिक्स्ड, जो रिवेन्यू था, जो टैक्स था, उसे फिक्स कर देते थे। और जो रिवेन्यू होता था इट वाज वेरी हाई। और ये जो रीअसेसमेंट होती थी लैंड की हर 30 सालों में होती थी। मानो आज उन्होंने टैक्स फिक्स कराया आपकी लैंड के ऊपर 1000 रुपए, तो अब वो दोबारा अगले 30 साल बाद आएंगे और लैंड को दोबारा असेस करेंगे कि टैक्स को बढ़ाने की या कम करने की जरूरत है या नहीं है। सो याद रखेंगे रियोट वाली सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियोट याद कर लेना, रियोट पीजेंट को बोलते हैं और डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जब हम, और बीच में से हमने जमींदार को हटा दिया है, दैट सिस्टम इज नोन एज रियोट वाली सिस्टम। ओके, अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाई पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द मनी लैंडर। उन्होंने क्यों उनके भाई खाता जलाए मनी लैंडर्स के, उनके अगेंस्ट क्यों रिवोल्ट करा। सेम पॉइंट्स होंगे, गरीब आदमी पीजेंट तभी रिवोल्ट करता है जब टैक्स बहुत ज्यादा हाई होता है। सो बिकॉज ऑफ टैक्स वेरी हाई, टैक्स बहुत ज्यादा हाई था, बैड हार्वेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था, मॉनसून अच्छा नहीं होता था, वन फेल टैक्स ऑन द होल। रियोटवारी सिस्टम के अंडर बेटा ऐसे होता था कि अगर एक पीजेंट कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है गांव में, तो उसके बदले पूरे गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। सो वन पीजेंट फेल देन टैक्स ऑन द होल विलेज, पूरे विलेज के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। एंड हाई डेब्ट्स, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीजेंट्स के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, जिससे वो परेशान होने लगे थे और डेब्ट ट्रैप की साइकिल में आ गए थे। देन एपिडेमिक्स, महामारी आ जाती थी कभी कभी, और इकोनॉमिक क्राइसिस, कंट्री में मतलब बॉम्बे डेकन में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो दीज वर द रीजंस कि मनी लैंडर्स के अगेंस्ट पीजेंट ने क्यों अटैक किया, राइट। सो इसको याद रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर पॉइंट कि इकोनॉमिक क्राइसिस से एकम रिकवरी होती है बिकॉज ऑफ द कॉटन बूम। कॉटन ग्रोथ में बूम आता है। देखो यूरोप को, यूरोपियन कंट्रीज को, मेनली ब्रिटेन को कॉटन की जरूरत थी और पहले वो कॉटन यूएसए से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे? यूएसए से। बाद में यूरोप को लगता है कि हम यूएसए से जो कॉटन मंगा रहे हैं उसकी जगह हम इंडिया में कॉटन ग्रो करा के इंडिया से भी तो कॉटन मंगा सकते हैं और इंडिया से मंगाया हुआ कॉटन हमारे लिए चीप भी होगा। ओके, और उसी टाइम पे यूएसए में आ जाते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। यूएसए की इकोनॉमी डिक्लाइन होने लगती है अराउंड 1830s। सो अब कॉटन की तो उन्हें जरूरत है, सो यूएसए से कॉटन मंगाने की बजाय वो इंडिया से कॉटन मंगाना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए फार्मर्स को एडवांस में मनी दिया जाता है कि आप कॉटन ग्रो करो और उस वजह से इकोनॉमी बहुत रैपिडली बूम करती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं मनी लैंडर्स, पीजेंट, मिडलमैन, क्योंकि कॉटन की डिमांड हो गई और सभी ने कॉटन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। और हम पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में ब्लैक सोइल है जो कि कॉटन ग्रोथ के लिए बिल्कुल फेवरेबल है। वहां का क्लाइमेट, वहां की सोइल कॉटन ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है और आज भी वहां पे काफी कॉटन ग्रो होता है। सो यहाँ से कॉटन, इंडिया से अब यूरोप में कॉटन जाना स्टार्ट होता है। लेकिन बाद में यूरोपियंस को पता चलता है कि जो इंडिया से कॉटन आ रहा है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है और इंडिया से कॉटन लाना हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ट्रेवल करके आना पड़ रहा है फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। सो इसीलिए वो दोबारा बीच में इंडिया से कॉटन लेना बंद कर देते हैं और दोबारा कॉटन लेना कहां से स्टार्ट कर देते हैं? अगेन दे स्टार्ट टेकिंग कॉटन फ्रॉम यूएसए। और जो इकोनॉमी इंडिया की अच्छी हुई थी कॉटन को बेच बेच कर, कॉटन को ग्रो करके, वो सडनली दोबारा डिक्लाइन कर जाती है और दोबारा यूएसए की इकोनॉमी अच्छी हो जाती है। सो दिस वाज द रीजन। इस वजह से भी पीजेंट बहुत ज्यादा ना खुश थे कि पहले हमसे कॉटन ग्रो कराया और अब हमसे कॉटन खरीद भी नहीं रहे हैं और हमारी इकोनॉमी दोबारा इतनी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। सो इस स्टोरी को याद रखेंगे। दैट इज नाउ बिकॉज ऑफ दिस। देखो मैंने सीक्वेंस में ड्रॉ किया हुआ है, अच्छे से देखो, अगर आप सीक्वेंस देखोगे। सो वन, पहले यहां से कॉटन लेते थे, देन टू इंडिया से लेना स्टार्ट कर दिया, देन अगेन यूएसए से लेना स्टार्ट कर दिया और फिर फोर के इस वजह से क्या हुआ? इंडिया की इकोनॉमी बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो गई। ओके, इस वजह से क्या होता है? रिवोल्ट बाय द पीजेंट अगेंस्ट द मनी लैंडर्स। इसीलिए मनी लैंडर्स के अगेंस्ट, जो मनी देते थे और कॉटन का प्रोडक्शन उनसे कराते थे, उनके अगेंस्ट दोबारा रिवोल्ट हो जाता है। सो इस रिवोल्ट को देख के एक 1859 में एक लॉ लाया जाता है जिसको बोला जाता है लिमिटेशन लॉ, पास्ड बाय द ब्रिटिश। और लिमिटेशन लॉ बोलता था लोन बॉन्ड्स साइंड बिटवीन मनी लेंडर एंड द पीजेंट वैलिड फॉर 3 इयर्स, कि जो पीजेंट के बीच में और मनी लेंडर के बीच में बॉन्ड साइन होगा, एग्रीमेंट साइन होगा लोन के लिए, वो सिर्फ 3 साल के लिए होगा, उससे ज्यादा के लिए साइन नहीं होगा। बट मनी लेंडर्स इसमें ट्रिक प्ले करते थे। वो क्या करते थे? 3 साल पूरा होने के बाद दोबारा
जो बॉन्ड साइन करते थे उसको रिन्यू करा देते थे और उसी बॉन्ड में जो पहले का बचा हुआ पैसा होता था पीजेंट का उसको ऐड करते थे। मतलब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि 3 साल के बाद एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, सो पीजेंट का जो पैसा बचा होगा उन्हें वो देना नहीं पड़ेगा। बट पीजेंट हमारी सोसाइटी के कैसे थे, इलिटरेट थे, ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो मनी लेंडर्स उनसे ट्रिक प्ले करते हैं कि वो जो नया एग्रीमेंट साइन कराते हैं हर 3 साल बाद, उसमें पुराना अमाउंट ऑलरेडी ऐड कर दिया करते थे, जिससे वो उनका डेब्ट, उनका कर्जा कभी कम हुआ ही नहीं। उसी के साथ साथ मनी लेंडर्स यूज टू टेक थंब इम्प्रिंट्स ऑफ द अनएजुकेटेड पीजेंट ऑन द पेपर बाय मनी लेंडर। थंब इम्प्रिंट ले लिया करते थे मनी लेंडर जो होते थे, पीजेंट को लोन देने से पहले एक पेपर पे उनके अंगूठे का निशान ले लिया करते थे, जिससे उनकी लैंड को कन्फिस्केट कर लिया करते थे। इस वजह से पीजेंट खुश नहीं थे एंड देन पीजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट द मनी लेंडर, जिसमें उन्होंने भई खाता और सब जला दिया। इस वजह से ब्रिटिशर्स को टेंशन हो जाती है, जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको टेंशन हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी 1857 में एक रिवोल्ट हो चुका था जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा था, बहुत सारे ब्रिटिशर्स मारे गए थे। ठीक है, सो अब वो देखते हैं कि दोबारा 1857 के एक साल बाद ही 1858 में बॉम्बे डेक्कन में रिवोल्ट हो रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए कमीशन सेटअप किया जाता है जिसको नेम दिया जाता है डेक्कन राइट्स कमीशन। डेक्कन राइट्स कमीशन वो सेटअप टू इंक्वायर रीजन फॉर रियोट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द मनी लेंडर। ये सेटअप किया जाता है जानने के लिए कि जो रायोट्स हैं, जो पीजेंट हैं, उन्होंने क्यों रिवोल्ट करा मनी लेंडर्स के अगेंस्ट। रिपोर्ट प्रोड्यूस करी जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन द 1878। अ रिपोर्ट वाज प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878 और रिपोर्ट में लिखा होता है दैट, रिपोर्ट जो सारी चीजें मेंशन करती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रिवोल्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में रिवोल्ट हुआ, स्टेटमेंट ऑफ रायोट्स, रायोट्स ने क्या क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया था, देन स्टेटमेंट ऑफ साहूकार, जो रिच इंडिविजुअल होते थे उनकी, और आई विटनेस, जिन्होंने रिवोल्ट को होते हुए देखा, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया कि रिवोल्ट में क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। So money lenders were declared as responsible for the revolt, not Britishers. डेक्कन कमीशन जो राइट्स की रिपोर्ट थी, डेक्कन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट थी, वो डिक्लेयर करती है कि गलती मनी लेंडर्स की है, ना कि ब्रिटिशर्स की, कि पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में गलती किसकी है, मनी लेंडर्स की गलती है, ब्रिटिशर्स की गलती नहीं है। ओके, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट द रिकॉर्ड, हम उन जो डेक्कन राइट कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफिशियल रिसोर्सेज डिपिक्टेड ब्रिटिशर्स एज गुड। सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, आर्काइव्स में दिखाया गया है कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे, एंड व्यूज जो रायोट्स थे उनका कोई डायरेक्टली से उसमें नहीं है। ओके, सो दिस इज द कंडीशन कि हमें इसे कंप्लीटली हम डेक्कन राइट्स कमीशन को ट्रस्ट नहीं कर सकते। और याद रखना, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से काफी बार आया है, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेक्कन राइट्स कमीशन। सो ये जो की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनको ही आप एक्सप्लेन कर लिख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर सोर्सेज, कि हमें उस टाइम के बारे में और कौन से अदर सोर्सेज है जिनसे हमें पता चलता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड, आर्काइव्स ऑफ ब्रिटिशर्स, ये तो है ही, जो ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड मेंटेन करे, जो आर्काइव्स डॉक्यूमेंट मेंटेन करे। देन न्यूज़पेपर्स, अनऑफिशियल अकाउंट, जो किसी ने लेटर लिखे या बुक्स लिखी। देन लीगल रिकॉर्ड्स, कुछ लीगल रिकॉर्ड्स थे जो लीगली मेंटेन किए गए थे अंडर अ लॉ। एंड द ओरल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज मीन जो कहानियां, जो बातें बताई जाती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके मैंने आपको की पॉइंट्स दे दिए। सो देखो, हमने पूरा चैप्टर पॉइंट्स में डिस्कस करा है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप जब भी अपने एग्जाम में लिखो और इससे कोई क्वेश्चन आए तो आप पॉइंट्स में ही सारे आंसर लिखें। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वीडियो कैसी है और हम अपनी वीडियो को, अपने कंटेंट को कैसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। फिर से बता रहा हूँ, नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक नीचे ही गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे हैप्पी, बाय बाय।